हो गया ना। हेलो। हेलो। देखिए आपका एविडेंस में आपका जो चैप्टर 7 था, आपका बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में, वह आपका अब तक बताया गया है सेक्शन 101 से लेकर 114A तक। 114A दुराचार के मामले में प्रिजम्पशन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपका पूछा भी जाता है। ये जो सेक्शन है ये आपका 1983 में ऐड किया गया, जोड़ा गया। किस केस के बाद जोड़ा गया? तो तुका राम के केस के बाद जोड़ा गया, ये याद रखना है। फिर ये सेक्शन प्रतिस्थापित किया गया, यानी कि नए सिरे से लिखा गया। और किस सन में लिखा गया? 2000 आपका 13 में। और फिर इसमें संशोधन भी किया गया है और वह सन याद रखना है 2018। यानी कि आपका मैंने 3 एंगल से इसको पढ़ना रहता है। 1983, 2013, 2018। ये भी याद रखिए। आपका ये बताया गया था कि 2013 में किस कांड के बाद इसे जोड़ा गया? तो तुकाराम के केस के बाद नहीं, आपका 1983 में किस केस के बाद जोड़ा गया? तुकाराम। फिर दिल्ली में निर्भया कांड हुआ, उसके बाद 2013 में नए सिरे से लिखा गया। और फिर कठुआ कांड हुआ जम्मू कश्मीर में, उसके बाद से 2018 में इसमें कुछ संशोधन किए गए, ये याद रखना है। इसके बाद आपका आइए चैप्टर 8 चला जाए, स्टापेल के बारे में, अर्थात विबंध के बारे में। देखिए आपका स्टापेल या जो विबंध होता है, एक क्वेश्चन आपका मिलता है, मेंस में भी बनता है। बिहार में तो प्रकार पूछ लिया था, तो स्टापेल के प्रकार भी हमें अच्छे से देखना है। और स्टापेल का सिद्धांत किन किन कानूनों में, किन किन धाराओं में आपका समाहित है, ये भी हमें अच्छे से देखना है। देखिए आपका स्टापेल का मतलब, स्टापेल जो शब्द है ये इंग्लिश शब्द है, पहला बात याद रखिए। स्टापेल जो ये वर्ड है ये इंग्लिश शब्द है। एक सेकंड, स्टापेल नहीं, फ्रेंच है भाई, वो लैटिन नहीं है, वो गलत हो गया था कल, फिर उसको सुधारा जाएगा आज। देखिए आपका ये स्टापेल जो शब्द है ये आपका फ्रेंच लैटिन आपका, इसको चलिए हम बताएंगे। स्टापेल का मतलब होता है स्टाफ, इसको कल हम बता देंगे सोमवार को, फिर हल्का सा कंफ्यूज हो रहा है। स्टापेल का मतलब होता है आपका स्टाफ। स्टाफ मतलब रोक देना, तो रोक देना का मतलब हुआ विबंधित कर देना। तो अगर कोई पूछे कि विबंधित कर देना या विबंध क्या है, तो आपका जवाब रहेगा विबंध का शाब्दिक अर्थ होता है तो रोक देना। अब रोका किसको जाता है? कल सामान्य बातें बताई गई थी। सामान्य बातें ये जाननी है कि भाई रोका किसको जाता है? गाड़ी को रोका जाता है कि जानवर को कि मनुष्य को? तो गाड़ी घोड़े को नहीं रोका जाता, जानवर को भी नहीं रोका जाता, यहाँ मनुष्य को रोका जाता है। तो क्या मनुष्य को चलने से रोका जाता है? आप कहेंगे नहीं। तो किससे विबंधित किया जाता है? तो वही पॉइंट पकड़ना है। यानी कि जब कोई व्यक्ति एक समय पर कोई बात कहता है और उसके पश्चात दूसरे समय पर उस बात से भिन्न बात कहने का कहता है,
तो उसे भिन्न बात कहने से रोक दिया जाएगा, यानी कि उसे मुकरने से रोक दिया जाएगा, उलटने से रोक दिया जाएगा, पलटने से रोक दिया जाएगा। यही स्टापेल है। अर्थात अगर ए 1 जनवरी को कहता है कि ये मकान मेरा है, फिर 5 जनवरी को अपनी बातों से मुकरना चाहता है, तो ऐसी दशा में उसे विबंधित कर दिया जाएगा, उसके ऊपर स्टापेल लगा दिया जाएगा, यानी कि उसे इस बात से मुकरने से क्या किया जाएगा, रोक दिया जाएगा। अर्थ इसका मतलब ये हुआ कि विबंध विधि का वह सिद्धांत है जो कि आपका किसी व्यक्ति को आपका कोई बात जो व्यक्ति किया है पहले, उस बात से मुकरने से रोक देता है। अर्थात उदाहरण कल 3-4 बताए गए थे। मुंह में जाब लगा देना, मुंह में टेप लगा देना, मुंह में खोंच लगा देना, मुंह को बंद कर देना, दो दो मुंही बातें नहीं सुनी जाएंगी। यानी कि आपका इसका मतलब ये हुआ कि दो मुंही बातें का मतलब ये हुआ कि जो एक तुम कहे हो उसी बात पर कायम रहो। तुम्हें मुकरने से क्या किया जाएगा, बातों से रोक दिया जाएगा। ये आपका स्टापेल कहलाता है। स्टापेल की उत्पत्ति से हम शुरू करेंगे, फिर स्टापेल के प्रकार पर जाएंगे, स्टापेल का आधार बताएंगे। आपका इसके बाद स्टापेल एविडेंस में पढ़ना है, अन्य कानूनों में। तो पहले एक एक करके शुरू किया जाए। सबसे पहले स्टापेल की उत्पत्ति, विबंध की उत्पत्ति देखा जाए। अभी बिहार में ये क्वेश्चन आया था और कई लोग गलत करके आए थे। जहाँ तक स्टापेल की उत्पत्ति की बात है, स्टापेल की जो उत्पत्ति है वह आपका इक्विटी कोर्ट की देन है, साम्य न्यायालयों की देन है। यानी कि विबंध का सिद्धांत साम्य न्यायालयों द्वारा सृजित किया गया था, ये कम से कम याद रखिए। तो विबंध की उत्पत्ति पूछ ले, ये किस कोर्ट द्वारा की गई थी, किसका नियम है, कहाँ से उत्पन्न हुआ, इक्विटी कोर्ट, साम्य न्यायालय से, यानी कि ये साम्या की देन है। अब साम्या कहती क्या है? साम्या ये कहती है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी तथ्य के अस्तित्व में होने का बिलीव कराए, विश्वास कराए, और दूसरा व्यक्ति उस विश्वास पर कोई कार्य करता है या अपनी हैसियत में बदलाव लाता है, तो पहले व्यक्ति को अपने वादे से, अपने वचन से मुकरने से, यानी कि वचन से विपरीत वचन कहने से विबंधित कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। यानी कि अब विपरीत वचन न करो, इसका मतलब ये हुआ। यानी कि कुल मिलाकर ये जो एक आपका स्टापेल का सिद्धांत है, ये किसकी देन है? तो एक लाइन में किस कोर्ट की देन है? ये साम्या की। अतः यह सब अर्थ, इसका मतलब ये हुआ कि स्टापेल आपका इक्विटी पर आधारित है, गुड कंसेंस पर आधारित है, जस्टिस पर आधारित है, यानी कि साम्य, शुद्ध अंतःकरण और न्याय पर आधारित है। आइए स्टापेल के ये तो उत्पत्ति हो गई। जहाँ तक आपका केस अलग से बताया जाएगा, केस भी पूछा जाता है। अब स्टापेल के प्रकार पहले देखा जाए, और इस बार आपका मेंस में बिहार में प्रकार पूछा गया था। प्री में भी एक क्वेश्चन प्रकार से आता है, और स्टापेल कितने प्रकार का होता है और क्या एविडेंस की धारा 115 से लेकर 117 तक में सभी प्रकार समाहित हैं कि नहीं। लेकिन प्रकार जानने से पहले
स्टापेल किस मैटर में लागू होगा। चूंकि यूपीजे में पिछली बार ये आ चुका है तो उस क्वेश्चन को निकाल लिया जाए। देखिए, जो ये विबंध या स्टापेल का सिद्धांत है, ये केवल और केवल सिविल मामलों में लागू होता है, क्रिमिनल या आपराधिक में नहीं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपराधिक मामला है, कोई अभियुक्त है, अपना अपराध स्वीकार किया है, तो बाद में पलट सकता है कि नहीं, बताइए तो। यानी कि मौसम चेंज हो रहा है ना, तो जल्दी अब ना, अभी खास जा नहीं रहे हैं, थोड़ा ठंडी लग जा रहे हैं सुबह शाम, इसीलिए आज पहन कर आए हैं कपड़ा। फिर एक बार देखिए, अगर आपराधिक मामला है, अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, तो क्या बाद में वह उससे मुकर सकता है कि नहीं। तो आपका जवाब रहेगा मुकर सकता है। क्यों? क्योंकि विबंध का नियम क्रिमिनल मामलों में लागू नहीं होता। अर्थात विबंध या स्टापेल का सिद्धांत केवल और केवल सिविल मैटर में लागू होता है। और यही क्वेश्चन पिछली बार आपका यूपीजे में आया भी था। अब आगे बढ़ा जाए, विबंध के प्रकार को देखा जाए और उसके बाद किन किन कानूनों में विबंध का सिद्धांत समाहित है। प्रकार से निश्चित क्वेश्चन बन रहे हैं, थोड़ा सतर्क रहना है। देखिए, विबंध वैसे मुख्यतः आपका 3 प्रकार का होता है। एक आपका अभिलेख द्वारा या अर्ध अभिलेख, रिकॉर्ड, अर्ध अभिलेख द्वारा। तो पहला जो प्रकार हो गया विबंध का, कौन सा हो गया आपका, रिकॉर्ड, स्टापेल बाय रिकॉर्ड या स्टापेल बाय क्वासी रिकॉर्ड, अभिलेख द्वारा या अर्ध अभिलेख द्वारा। दूसरा जो सिद्धांत है आपका स्टापेल बाय डीड, यानी कि विलेख द्वारा विबंध, किसके द्वारा, विलेख द्वारा। तीसरा है स्टापेल बाय कंडक्ट, कंडक्ट का मतलब क्या हुआ, आचरण द्वारा विबंध। ये 3 शुद्ध रूप से स्टापेल के काइंड्स हैं, यानी कि प्रकार है। एक चौथे प्रकार को न्यायालयों ने सृजित किया है, वह और अच्छे से जानना है, क्योंकि उत्तराखंड और तमाम राज्य उसी को क्वेश्चन उसी पर बनाते हैं। आपका चौथा जो प्रकार है वह न्यायालय द्वारा उत्पन्न प्रकार है, न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न हुआ है और वह कोई प्रकार नहीं है, लेकिन न्यायालय जबरदस्ती उस प्रकार को भी मान्यता देता है और वह प्रकार है प्रामिजरी स्टापेल या वचनात्मक विबंध। प्रामिजरी स्टापेल या वचनात्मक विबंध, इसको हम अलग से पढ़ाएंगे, क्योंकि सामान्यतः ये स्टापेल का काइंड्स नहीं है। तो नहीं है तो कब सृजित किया गया, क्यों सृजित किया गया, किस केस में किया गया, तमाम चीज़ें छोटी छोटी आपको जाननी होगी और नाम 6-7 जानने होंगे, क्योंकि उत्तराखंड हमेशा इस स्टापेल का नाम चेंज कर रहा है और चेंज करके पूछ रहा है। तो भाई वचनात्मक विबंध या प्रामिजरी स्टापेल। अब एक एक करके शुरू किया जाए, आपका इंटरव्यू के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रकार।
दिमाग में बैठाइए। अभिलेख या अर्ध अभिलेख द्वारा विबंध सक्षम न्यायालय द्वारा कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा दिए गए जजमेंट या निर्णय से उत्पन्न होता है। यानी कि अभिलेख द्वारा या अर्ध अभिलेख द्वारा जो विबंध की उत्पत्ति होती है वह सक्षम न्यायालय यानी कि कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय से होती है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि किसी सक्षम न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है और उस निर्णय के कारण कोई व्यक्ति नया मुकदमा करने से रोक दिया गया है। रोक दिया गया मतलब स्टॉप कर दिया गया हो, कानूनन स्टॉप कर दिया गया हो का मतलब ये हुआ कि विबंधित कर दिया गया हो। तो इस स्टॉपेल को अभिलेख द्वारा विबंध या अर्ध अभिलेख द्वारा विबंध कहा जाता है। फिर एक बार समझिए, इसको थोड़ा कठिन है। जब किसी व्यक्ति को न्यायालय के निर्णय के आधार पर दूसरा मुकदमा करने से रोक दिया गया हो तो इस विबंध को अभिलेख या अर्ध अभिलेख द्वारा उत्पन्न विबंध कहा जाता है। यह विबंध कैसे उत्पन्न होता है? सक्षम न्यायालय द्वारा दिए गए जजमेंट से। इस विबंध का प्रावधान एविडेंस में नहीं है, अर्थात यह जो विबंध का प्रकार है ये साक्ष्य अधिनियम से कहाँ है? बाहर है। तो आखिर आपका कहाँ कहाँ है? इंटरव्यू में पूछा जाता है, गलत न हो। एविडेंस की धारा 40 से लेकर 44 मारिएगा और अगर सीपीसी में पूछे तो 11 से लेकर 14 मारिएगा। फिर एक हम बता दें, अगर आपका पूछे कि न्यायालय के निर्णय द्वारा उत्पन्न विबंध का प्रावधान कहाँ है तो एविडेंस की धारा 40 से लेकर कहाँ तक? 44 तक न्यायिक निर्णयों को क्या बनाया गया है? रेलेवेंट बनाया गया है। और सीपीसी का सेक्शन 11 से लेकर 14 तक में कुछ आधारों पर व्यक्तियों को नया मुकदमा दायर करने से क्या किया जा रहा है? रोका जा रहा है। तो ये कौन सा स्टॉपेल कहलाएगा? अभिलेख द्वारा या अर्ध अभिलेख? अब आइए, अभिलेख द्वारा और अर्ध अभिलेख आपका दो शब्द आए, इसको थोड़ा समझना है क्योंकि ये दोनों किसके द्वारा उत्पन्न हो रहे हैं? न्यायालय के निर्णय। भाई याद रखिएगा सेक्शन इंटरव्यू के लिए, कहाँ से कहाँ? एविडेंस में कहाँ से कहाँ? 40 से 44, सीपीसी में 11 से लेकर कहाँ तक? 4। अब आपका अभिलेख द्वारा विबंध कब कहलाएगा? अर्ध अभिलेख द्वारा कब कहलाएगा? ये भी दिमाग में अस्थिर से बैठाना है। देखिए ध्यान से, अभिलेख द्वारा विबंध तब उत्पन्न हो, हाँ, दोनों जो विबंध हैं ये सही बात है कि न्यायालय के निर्णय से ही उत्पन्न होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब न्यायालय का निर्णय जजमेंट इन रेम हो, सतर्क रहिएगा, क्या हो? जजमेंट इन रेम यानी कि सौरबंधी निर्णय या लोकलक्षी निर्णय या विश्वव्यापी निर्णय। फिर एक बार हम 2 बार बता रहे हैं, जब न्यायालय का निर्णय जजमेंट इन रेम हो, जजमेंट इन रेम का मतलब लोकलक्षी निर्णय हो, विश्वव्यापी निर्णय हो, सौरबंधी निर्णय हो, तो उस निर्णय से उत्पन्न विबंध को अभिलेख द्वारा उत्पन्न विबंध कहा जाता है। और इसका प्रावधान एविडेंस की धारा 41 में है। तो बताइए, 41 बताया जा चुका है। कितने विषय दिए गए 41 में? 4।
अंतिम निर्णय की अंतरिम, अंतिम। और सक्षम न्यायालय ने निर्णय दिया हो कि अक्षम, सक्षम। और वह क्या माना जाएगा कुछ बातों के लिए, कंक्लूसिव प्रूफ। और इसी निर्णय को हम एक लाइन में क्या कहते हैं, जजमेंट इन रेम या सौरबंधी निर्णय। फिर एक बार समझिए, जजमेंट इन रेम ऐसा निर्णय होता है जो केवल पक्षकारों पर ही लागू नहीं होता, बल्कि पूरा विश्व उससे बाध्य होता है। यानी कि केवल वादी प्रतिवादी ही नहीं, बल्कि कौन उस निर्णय से बाध्य होता है, होल वर्ड। तो ऐसे निर्णय को हम क्या कहते हैं, एक लाइन में इंग्लिश में जजमेंट इन रेम, हिंदी में लोकलक्षी निर्णय। तो बताइए, लोकलक्षी निर्णय एविडेंस की किस धारा में दिया गया है, 41। कितने विषय हैं, चारों अब याद करके बताइए कौन कौन है। पहला प्रोवेट, विवाह, दिवाला, नवाधिकरण। याद करके जाइएगा। तो तलाक है कि नहीं, विवाह विच्छेद है कि नहीं, ये न मार दीजिएगा विवाह में विवाह विच्छेद भी शामिल है। विवाह अलग है और विवाह विच्छेद अलग। एक बार पूछा गया है कि कौन नहीं है। फिर आगे बढ़िए, यानी कि कुल मिलाकर एक लाइन अगर देखा जाए तो ऐसा निर्णय अभिलेख द्वारा उत्पन्न विबंध तब कहा जाएगा जब न्यायालय ने ऐसा निर्णय दिया हो जिसका नेचर रेम हो कि परसोनम हो, रेम हो। यानी कि निर्णय कैसा हो, लोकलक्षी। क्या ये आपका एविडेंस की धारा 115 से लेकर 117 तक में आएगा कि नहीं, नहीं आएगा, क्योंकि ये आपका अलग हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि एविडेंस की धारा 115 से लेकर 117 तक में जो स्टापेल का नियम बताया जाएगा ये पूर्ण नहीं है, क्या है, अपूर्ण। अब आइए दूसरा देखा जाए भाई, अर्धविलेख देखा जाए। अर्धविलेख द्वारा उत्पन्न विबंध कब कहा जाएगा, तो जब न्यायालय का निर्णय जजमेंट इन पर्सोनम हो। जजमेंट इन पर्सोनम का मतलब व्यक्तिबंधी हो। व्यक्तिबंधी का मतलब केवल मुकदमे के पक्षकार या उनके हित प्रतिनिधि बाध्य होते हों। यानी कि ए बी मुकदमा लड़े तो उस निर्णय से ए बी बाध्य हैं या ए बी के उत्तराधिकारी बाध्य हैं, और कोई उससे कोई मतलब नहीं है दूसरे लोगों का। तो ऐसे जजमेंट को हम क्या कहते हैं, जजमेंट इन पर्सोनम। यानी कि व्यक्ति लक्षी निर्णय या व्यक्ति बंधी निर्णय। याद करके जाइएगा। तो आपका यानी कि एक लाइन देखिए लास्ट में कि न्यायिक निर्णयों से उत्पन्न विबंध को ही अभिलेख या अर्ध अभिलेख द्वारा उत्पन्न विबंध कहा जाता है। और ये एविडेंस की धारा 115 से लेकर 117 से बाहर जाएगा, इसमें समाहित नहीं। दूसरा देखिए, विलेख द्वारा। विलेख द्वारा उत्पन्न विबंध यानी कि स्टापेल बाई डीड। विलेख द्वारा उत्पन्न विबंध कब कहा जाएगा, इसको समझिए। जब कोई व्यक्ति किसी दस्तावेज पर कुछ बातें लिखा है, ध्यान में रखिएगा। जब कोई व्यक्ति किसी डॉक्यूमेंट पर कुछ बातें लिखा है और तत्पश्चात वह उन बातों से मुकरने का प्रयास करता है, तो कानून उसको रोक देगा कि आप मुकरिए न, क्योंकि आपने ही ये बातें लिखी, साइन की है। इस तो जो बातें दस्तावेज पर कोई व्यक्ति लिखा है और उन बातों से उसे मुकरने से जब रोक दिया जाता है तो कौन सा विबंध उत्पन्न होता है, स्टापेल बाय डेट यानी कि विलेख द्वारा विबंध। और इसका उत्तम उदाहरण टीपीए की धारा पूछा जाता है, फीडिंग द ग्रांट बाय स्टापेल।
यानी कि स्टापेल बाय डेड 43 है। इसका सबसे उत्तम उदाहरण टीपीए का कौन सा सेक्शन है? 43। याद रखिए, तो पूछा गया है कि 43 टीपीए में विबंध का कौन सा प्रकार है? अभिलेख द्वारा कि विलेख द्वारा कि आचरण द्वारा? तो आप क्या मारेंगे? विलेख द्वारा। तो एक विलेख बना लिया जाए टीपीए की कौन से सेक्शन में? 40। देखिए, ये एक व्यक्ति है, ये पिता है, बी इसका पुत्र है, ये मकान है, मकान पिता के नाम है। अब भी देखिए क्या करता है, बी सी को भरमाता है और ये जो पिता के नाम मकान है इसे सी को बेचता है, लेकिन मौखिक नहीं बेचता, क्या करके? विलेख द्वारा। अब 1 जनवरी को बेचा गया और 5 जनवरी को ए मर गया और 5 जनवरी को स्वामी कौन हो गया? अब बी। अब बी मुकरना चाहता है तो कानून कहता है कि बी के मुख को क्या कर दिया जाएगा? बंद। 1 तारीख को वह झूठ बोला था तो आज भी 5 तारीख को उसी झूठ पर क्या रहे? कायम। तो बताइए, मुकरने से रोका गया तो क्या ये बी मुख से बोला था कि लिखा पढ़ी करके ट्रांसफर किया था प्रॉपर्टी? तो जो तुमने विलेख में लिखा कि 1 जनवरी को ये संपत्ति मेरी है, मैं इन्हें बेच रहा हूँ, तो अब उस विलेख से मुकरने से क्या कर दिया गया? रोक दिया गया। तो ये कौन सा स्टापेल होगा? बताइए। विलेख द्वारा उत्पन्न विबंध, दस्तावेज द्वारा। ये क्या एविडेंस की धारा 115 से 117 तक में कवर होगा कि नहीं? नहीं होगा। यानी कि ये विबंध का प्रकार भी एविडेंस में समाहित नहीं है। तो 115 से 117 बहुत सीमित दायरा रखेगा, क्योंकि अभिलेख वाला है नहीं, विलेख वाला इसमें है नहीं। तीसरा देखा जाए आपका स्टापेल बाय कंडक्ट, यानी कि किसके द्वारा उत्पन्न विबंध? आचरण। आचरण द्वारा उत्पन्न विबंध का प्रावधान ही 115 से लेकर 117 तक में किया गया है। और चूंकि सेक्शन आपका पढ़ाना ही है 115 से लेकर 117, तो यहाँ नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि सेक्शन हमें क्या करना है? एक शब्दों को तोड़ना ही है। तो यहाँ इसको छोड़ दिया जाए। क्यों छोड़ा जा रहा है? क्योंकि यही बातें शुद्ध रूप से डिटेल में किस सेक्शन में पढ़नी है एविडेंस की? 115, 116, 117। तो यानी कि अब आइए, एविडेंस के अध्याय 8 में कौन सा विबंध समाहित है? बताइए। अभिलेख द्वारा, विलेख द्वारा, आचरण द्वारा, उपर्युक्त सभी। तो कौन सा स्टापेल 115 से 117 में समाहित है? तो कौन सा मार्क कराएंगे? हाँ, केवल और केवल आचरण द्वारा। क्या एविडेंस विबंध के बारे में पूर्ण प्रावधान करता है? नहीं। क्यों? क्योंकि एविडेंस में तो विबंध का केवल एक ही प्रकार दिया गया है। कौन सा? स्टापेल बाय कंडक्ट। भाई आगे बताया जाएगा। अंतिम आइए, अंतिम जो प्रकार है वह देख लिया जाए। प्रामिजरी स्टापेल या वचनात्मक विबंध। वचनात्मक विबंध ये कोई विबंध का प्रकार नहीं है। इसको टीपीए में भी जोड़ लीजिएगा। टीपीए में भी अच्छा क्वेश्चन बनता है कि कौन बंधक का प्रकार नहीं है, दे देगा। आपका हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक, सादा बंधक, अंग्रेजी बंधक, सामयिक बंधक। तो कौन आपका बंधक का प्रकार नहीं है? तो कौन इसमें नहीं है भाई? टीपीए। हाँ, सामयिक। सामयिक बंधक बंधक का प्रकार नहीं है, लेकिन लेकिन लगाकर जाना है और पढ़ना। लेकिन एक बंधक को सामयिक बंधक कहा जाता है। वह बंधक कौन है? हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक।
कहा जाता है लेकिन प्रकार नहीं है, मैं बता दूं। अब ये किसको सामयिक बंधक कहा जाता है पूछ ले, तो ये सही बात है कि हक विलेखों के निक्षेप द्वारा मार्गेज को ही इक्विटेबल मार्गेज कहते हैं, लेकिन इक्विटेबल मार्गेज कोई टीपीए में आपका प्रकार नहीं है। उसी प्रकार आपका जो पूछा जाता है कि कौन सा स्टापेल का सामान्यतः प्रकार नहीं है, तो प्राइमरी स्टापेल मारकर आइएगा। वचनात्मक विबंध, वचनात्मक जो विबंध होता है आपका, वह होता क्या है, किसके अपवाद के रूप में आया, कॉन्ट्रैक्ट की धारा कौन सा जोड़ेंगे, केस कौन सा जोड़ेंगे, तो न्यायालय द्वारा सृजित विबंध। तो पहले इसका नाम जानिए 4-5, तो क्योंकि नाम बार बार चेंज कर रहा है। वचनात्मक विबंध या प्राइमरी स्टापेल कम दे रहा है, जो दे रहा है देखिए नया विबंध कौन सा है, तो जैसे ही न्यू स्टापेल आए क्या मार कर आएंगे, वचनात्मक विबंध। या अर्ध विबंध कौन है, विबंध का मानक रूप कौन है, कौन सा विबंध आपका सामयिक विबंध कहा जाता है, या कौन सा विबंध प्रलक्षित विबंध है, विबंध का अर्ध रूप कौन सा है। तो घबराना नहीं है, जो भी आए दिमाग में बैठाए रहिए, कौन सा ये मैं बता रहा हूँ, वचनात्मक विबंध। अब वचनात्मक विबंध का एक सटीक उदाहरण दिमाग में बैठाइए और तब केस और तब सेक्शन जोड़ा जाए। भाई पहले ये है कि आपके दिमाग में ये बैठना ही चाहिए कि ये वचनात्मक विबंध होता क्या है। तो आइए एक उदाहरण देखा जाए। ध्यान से पहले उदाहरण पहले बना लिया तब पूछा जाएगा। ए बी से चंदा मांगने गया कि चलो हम गुरुद्वारा बनाएंगे, हमें चंदा दीजिए। बी ने जब 500 रुपया ए को चंदा देने का वादा किया। अब ए ने अपनी ओर से कोई वादा नहीं किया कि मैं बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा, लेकिन बी ने वादा किया कि मैं 500 रुपया क्या दूंगा, चंदा। अब पहला नियम ये बताइए, दोनों तरफ से वादे हुए हैं कि केवल एक तरफ से। हाँ, एक तरफ से। तो वचनात्मक विबंध में एक व्यक्ति को वादा निभाना है और उस वादे पर दूसरे व्यक्ति को कुछ कार्य करना है। तो बताइए कौन 500 रुपया देगा, बी। तो ए को क्या करना है, कुछ कार्य क्या करना है, गुरुद्वारे का निर्माण। अब आप लोग यही आपका दिमाग लगाना है कि इसमें आपका दिमाग ये लगाना है कि भाई एक व्यक्ति अपनी ओर से वचन दे दिया लेकिन दूसरा व्यक्ति कोई वचन नहीं दिया। तो ऐसी दशा में जो व्यक्ति वचन दिया है वह कब अपने वचन से बाध्य होगा और कब अपने वादे से मुकर जाएगा, वही दिमाग में बैठाना है। कब मुकरने से रोक दिया जाएगा और कब तक मुकर सकता है। तो ध्यान से देखिए, बी 500 रुपया ए को देने से तब तक मुकर सकता है जब तक ए ने गुरुद्वारे के निर्माण की दिशा में कोई कार्य न कर दिया हो। यानी कि ए मौनी बाबा जैसे बैठा है, कोई कार्य नहीं कर रहा है, केवल जाकर बी से कह रहा है पैसा दो पैसा दो, और कोई कार्य निर्माण की दिशा में नहीं कर रहा है। तो जब तक ए अपनी स्टेटस में, अपनी हैसियत में कोई बदलाव नहीं ला देता, अर्थात कार्य को प्रारंभ नहीं कर देता, तब तक कौन मुकर सकता है चंदा देने से, बी। लेकिन जैसे ही ये गुरुद्वारा बनाने की दिशा में कार्य शुरू करता है, अब ये अपने वचन से बाध्य हो जाएगा
और ए को मुकरने से रोक दिया जाएगा। अगर ए कहता है बाद में कार्य शुरू होने के बाद कि हम चंदा नहीं देंगे, तो कानून आपका बी को मुकरने से क्या कर देगा, रोक देगा, यानी कि स्टॉपेज लगा देगा। इसी को कौन सा विबंध कहते हैं? वचनात्मक। यानी कि वचनात्मक विबंध का मतलब ये हुआ कि एक पक्षीय वादा होता है, उस वादे पर दूसरे व्यक्ति को कोई कार्य करना रहता है। दूसरा व्यक्ति जब तक कोई कार्य प्रारंभ न कर दे तब तक वादा करने वाला मुकर सकता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति जैसे ही क्या प्रारंभ कर दे कार्य, तब तो भाई अब मुकरना क्या हो जाएगा, मुश्किल। और कौन बाध्य हो जाएगा चंदा देने के लिए? बी। ये जो उदाहरण मैं बता रहा हूँ ये केस आया और मस्जिद का निर्माण करना था गौरी दत्त। कौन सा केस? केदारनाथ वर्सेज गौरी दत्त का केस आया और इसी केस में ये सिद्धांत बताया गया। आपका सोमवार को और बताया जाएगा भाई। थोड़ा आपका मैंने कुछ चीज़ें शनिवार आते आते भूलने लगती हैं, तो आधा चीज़ें भूल जाएंगी, आधा आ जाए। इससे अच्छा है कि भाई ज़बरदस्ती न चला जाए, क्योंकि शनिवार आते आते थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है। मैंने ज़्यादा चीज़ें भूलने लगती हैं, केस भूल जा रहा है, नियम भूल जा रहा है, धारा। तो अच्छा यही रहेगा कि भाई इसको रोक दिया जाए, क्योंकि एक पॉइंट भूल गया तो कंपटीशन में भी आपका क्या होगा, अगर वहीं आ जाए तो क्या करेंगे। तो केदारनाथ बनाम गौरी मोहम्मद, तो इसको आपका कल बंद रहेगा, सुबह वाला क्लास, शाम वाला चलेगा और सोमवार को फिर चलेगा। 2-4 दिन बाद आपका मैंने नया बैच शुरू किया जाएगा। अभी नया बैच मैंने नया सब्जेक्ट लगाया जाएगा 2-4 दिन बाद, लोग आ जाएं तब, क्योंकि अभी भी आप जो बिहार गए हैं आपका छठ वठ मनाएंगे इत्यादि, तो अभी 2-4 दिन लगेगा। तब तक 1-2 सब्जेक्ट फंसे हैं, एविडेंस भी निकल जाए 2-4-5 दिन में, उसके बाद ही नया सब्जेक्ट लगाया जाए। प्रयास किया जा रहा है कि सुबह के पीरियड में संविधान अब लगा दिया जाए, क्योंकि ये आ जाएगी तो कम से कम 3 माह, बहुत हम स्पीड में पढ़ाएंगे तो 3 से 4 माह संविधान में लग जाएगा। तो हम प्रयास करते हैं एडजस्ट करके, सुबह का समय भी बढ़ाना है और आपका एडजस्ट करके एक सब्जेक्ट संविधान को अब लगा दिया जाए, क्योंकि शाम को भाई संभव नहीं है। फिलहाल इतना जीएस भी चलेगा, हो सकता है सोमवार से बताया जाएगा, सोमवार से न चलाया जाए, मंगलवार से ही चलाया जाए, क्योंकि सोमवार को सूचना ही नहीं मिल पाएगी। तो सोमवार को आपका मैंने वही जो शेड्यूल है उसी हिसाब से अभी चलेगा, जो चेंजिंग होगा तो सोमवार को आपको बताया जाएगा। जीएस चलाना भी होगा तो अब मंगलवार से चलाया जाएगा भाई।